जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तहरीक इंसाफ क्या कर रही है, हुकूमत का क्या प्लान है, पीपल्स पार्टी किधर खड़ी है, इसके अलावा कुछ और खबरें हैं, उन पे भी गुफ्तगू होगी आज के इस व्लॉग के अंदर। सबसे पहली खबर जो आपसे शेयर करनी है कि इमरान खान साहब के हवाले से मुख्तलिफ खबरें आती रही। ये कहा जा रहा है कि जी कोई मामलात हल हो गए। कल मैं देख रहा था एक वीडियो पैगाम जारी किया गया है जुनैद अकबर साहब की जानिब से, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो तासुर दिया जा रहा है कि शायद कोई अमेरिका से बात हल हो गई या पाकिस्तान में कोई मामला हल हो गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि कल यानी पीर के रोज आप लोग काली पट्टियां बांध के एहतजाज करें, जिधर भी आप जाएं वहां पे आप काली पट्टी बांध के बैठें ताकि अपना एहतजाज आप रिकॉर्ड करवा सकें। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो सक रही, मुलाकात होगी तो उसके बाद अगला लाएअमल हम बनाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि मुराद सईद साहब भी मैदान में आ गए हैं, उनकी जानिब से भी एक पैगाम जारी किया गया। और ये जो तहरीक है इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से आप इसको कह सकते हैं एंटी हुकूमत तहरीक है, कुछ बातें उन्होंने भी कही हैं। अब मसला यह है कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ट्रेडिशनल जो जमात है, बड़े बड़े नाम हैं, वहां पे आपको लगता है ऐसे है कि इख्तलाफात भी हैं। असद कैसर साहब की ट्वीट भी मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बात की है इंटरव्यू के अंदर, जिसमें उन्होंने उनके हवाले से और एक दो और रहनुमाओं के हवाले से कुछ इल्जामात लगाए, साजिश की बात की। उन्होंने कहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, जमात को तहकीकात करवानी चाहिए। इसके साथ साथ तैमूर सलीम झगड़ा वाली जो कंट्रोवर्सी है वो भी चल रही है। अली अमीन साहब ने कुछ बातें की हैं, तो जमात के अंदर आपको ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। आजम स्वाति साहब भी कुछ गिले शिकवे कर रहे हैं, कुछ बातें वो भी कर रहे हैं, कुछ और लोग बातें कर रहे हैं, ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन जो वर्कर है, वर्कर की एक ही प्रायोरिटी है, इनका जो वोटर सपोर्टर है उसकी एक ही प्रायोरिटी है, वो ये देखना चाहता है कि इमरान खान साहब कब बाहर आएंगे। अब जिस तरह मैंने पहले कहा कि मुराद सईद साहब ने भी उस हवाले से एक पैगाम जारी किया है। कल अब पीर के रोज ही पिशावर में 3 बजे निश्तर हॉल में जानिसाराने इमरान के नाम से एक तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। और इसमें जो यंग क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसमें शाहिद खटक हो गया, जिसमें मीना खान आफरीदी हो गया, जिसमें सोहेल आफरीदी हो गया, ये वो लड़के हैं जो यंग नौजवान क़यादत है, जो मेरा नहीं ख्याल कि किसी और क़यादत को ज्यादा कोई घास भी डालते होंगे। ये वो लोग हैं जिनको इमरान खान ने लीडर बनाया। ये यंग लड़के ये तब से इमरान खान साहब के साथ हैं, ये लोग सारे उसमें शिरकत करेंगे। लेकिन इसमें कोई हुकूमती सतह पे कोई इंतजामात नहीं किए जा रहे। ये सारे जो वो लोग हैं जो यंग क़यादत है, दीगर लोग हैं, इसके अलावा उनके कारकुन होंगे, वो वहां पे इकट्ठे होंगे और इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बात होगी। कैसे इमरान खान साहब को रिहा करवाया जा सकता है, हालिया दिनों में क्या कुछ हो रहा है, ये सब कुछ वहां पे होगा। और कहा यह जा रहा है कि अच्छी एक बड़ी तकरीब वहां पे उसका इनेकाद किया जाएगा। लेकिन वंस अगेन ये कोई हुकूमती सतह पे इसका इनेकाद नहीं किया जा रहा। मुराद सईद साहब ने एक बात की और उसके बाद फिर ये जो नौजवान लड़के हैं जो अक्सर बड़ी सख्त तकारीर आपको कभी केपी असेंबली में करते हुए सुनाई देते हैं, कभी शायद खटक आपको टीवी पे कुछ कहता हुआ सुनाई देता है, तो ये मामलात अब उस तरफ जा रहे हैं कि वो एक तरफ तो जमात के अंदर आपको इख्तलाफात नजर आ रहे हैं, लड़ाइयां नजर आ रही हैं, लेकिन ये एक चीज ऐसी है जमात के अंदर और वो है इमरान खान साहब की जात। जब तक वो है जमात के अंदर, जितनी भी तकसीम हो, जमात को तोड़ना या उसको तकसीम दर तकसीम करके ये तासुर देना कि शायद जमात खत्म हो जाएगी, वो हो नहीं सकती। ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर ये सारे मुतफिक हो जाते हैं। एनीवे, कल ये एक इंपॉर्टेंट तकरीब है, देखते हैं इसके अंदर क्या होता है, क्या चीजें डिस्कस होती हैं। क्योंकि अलीमा खान साहिबा भी ये बात कह चुकी हैं कि अगर मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होती तो हम अडयाला जेल के बाहर धरना देंगे। उस धरने में कौन शिरकत करता है, कौन कौन लोग आते हैं, और फिर इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं, उनको क्या बताया जा रहा है जेल के अंदर, ये चीजें भी तभी बाहर आएंगी जब अलीमा खान साहबा जाके उनसे मिलेंगी। अभी तो यही लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसमें कुछ चीज मिसिंग है, कोई ऐसी चीजें हैं जो बाहर नहीं आ रही। ये तासुर जमात के अंदर से भी लोग आपको देते हैं, ये तासुर आपको सोशल मीडिया पे भी नजर आता है, ये तासुर आपको मीडिया पे भी नजर आता है। पर एनीवे, अब देखते हैं कि ये मामला आगे किस तरफ जाता है। सीनियर सहाफी, सफारतकार भी आप उनको कह सकते हैं, दानिश्वर भी हैं, जनाब हुसैन हक्कानी साहब, उनकी एक मैं ट्वीट देख रहा था, सियासत.pk ने भी उसको कोट किया हुआ है, ये सामने आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया आज के दौर की सियासी, उन्होंने कहा कि अफीम बन चुका है एक तरह से, ये सियासी एक नशा बन गया है। लोग समझते हैं कि पोस्ट करने से दुनिया बदल जाएगी, जुल्म खत्म हो जाएगा और कौम के दिन बदल जाएंगे। कुछ लोग इसे झूठी कहानियों से हामियों को झूठी तसल्लियां देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस नशे से तासुर तो बनता है, जमीनी हकीकत कितनी बदलती है, क्वेश्चन मार्क। क्या जमीनी हकीकत कितनी बदलती है या नहीं बदलती, ये एक चीज उन्होंने, एक अच्छा टॉपिक है, उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन किया। अब देखने की जो इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या सोशल मीडिया से कुछ तब्दील नहीं होता।
अब मुझे नहीं पता कि सोशल मीडिया से क्या कुछ तब्दील हो सकता है या क्या तब्दील नहीं हो सकता, लेकिन अगर आप हालिया तारीख में देखें, अगर पाकिस्तान में कुछ तब्दील हुआ तो वो तो सोशल मीडिया से ही तब्दील हुआ। आपका जो मेन लेगेसी मीडिया है, आपका डिजिटल मीडिया एक तरफ और आपका टीवी हो गया, रेडियो हो गया, जो दीगर कन्वेंशनल आपका मीडिया है वो दूसरी तरफ। आप उस पे इलेक्शन से पहले देखें उसमें किस किस्म की कवरेज थी, इमरान खान साहब के हवाले से कितनी कवरेज थी, कितने जलसे जुलूस दिखाए गए पीटीआई के। और सोशल मीडिया पे आप देख लें तो वो इमरान खान साहब का वोटर सपोर्टर जो है वो बता रहा था कि जनाब उनका निशान कौन सा है, सिंबल कौन सा है। और फिर आप इन दोनों का मुवाजना करें, अगर पाकिस्तान में कुछ तब्दील हुआ वो उसमें तो सोशल मीडिया का कलीदी किरदार है। मैं इलेक्शन के हवाले से बात कर रहा हूं। तो आजकल के दौर के अंदर जो चीज आपको सोशल मीडिया पे नजर आती है वो बुनियादी तौर पे सोसाइटी का अक्स है। अब इसके ऊपर बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि जी सोशल मीडिया पे तो ये भी है वो भी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सोशल मीडिया पे इंतहाई नामुनासिब चीजें भी होती हैं, इंतहाई फजूल किस्म की बातें भी की जाती हैं, झूठे इल्जामात भी लगाए जाते हैं। ये सब कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी होता है। इंतहाई जो है वो जिस आमियाना किस्म के तज्जिए किए जाते हैं, इंतहाई सतही किस्म की बातें की जाती हैं। हाँ, उसमें थोड़ा सा फिल्टर ज्यादा होता है, उस किस्म की दुश्नाम तराजी नहीं होती जो सोशल मीडिया के ऊपर होती है, अनफॉर्चुनेटली नहीं होनी चाहिए। लेकिन सोसाइटी का अगर आपने मूड जांचना है, सोसाइटी को अगर आपने रीड करना है, फिर चाहे वो अमेरिका हो या यूरोप हो या पाकिस्तान हो, काफी हद तक आपको एक तरह से अंदाजा हो जाता है कि सोसाइटी क्या सोच रही है, सोसाइटी किस तरफ जा रही है, हुक्मरान किस तरफ जा रहे हैं, आम बंदे की क्या सोच है। इसलिए कि अब वो वन वे ट्रैफिक नहीं है। आम बंदा जो है वो अपनी राय का इजहार करता है और बरमला उस चीज का इजहार करता है, और वो जो इंफॉर्मेशन भी कंज्यूम करता है वो भी सोशल मीडिया के ऊपर करता है। तो आजकल के दौर में सोशल मीडिया बड़ा रेलिवेंट है। और ये जो सारा बयानिया बना और जो इलेक्शन में जिस तरह का आपने देखा किरदार देखा सोशल मीडिया का, जिस तरह की परफॉर्मेंस देखी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बगैर इलेक्शन सिंबल के, वो सोशल मीडिया के बगैर मुमकिन नहीं थी। तो सोशल मीडिया आज सिर्फ किसी कॉस्मोपॉलिटन सिटी की हकीकत नहीं है, वो एक दूर दराज गांव की भी हकीकत है। वहां तक पैगाम पहुंचना अगर आपने पहुंचाना है तो उसमें भी सोशल मीडिया का उतना ही कलीदी किरदार होता है जितना आम मीडिया का किसी जमाने में होता था। अब तो सोशल मीडिया उसको बहुत आगे उससे निकल चुका है। तो ये जो बात कही जाती है कि क्या सोशल मीडिया पे कही जाने वाली बात क्या सिर्फ वो आपस में एक दूसरे को खुश करने वाली बात है और इसका कोई जमीन पे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, जमीन पे फर्क पड़ता है। अब तो आप अमेरिका की मिसाल भी आपके सामने है, ट्रंप ने भी जो इलेक्शन है वो सोशल मीडिया की हमायत से जीता है। और पाकिस्तान में भी जो कुछ इलेक्शन में हुआ, जिसने भी जीता वो आपको भी पता है, और जो कुछ भी हुआ उसमें भी सोशल मीडिया का किरदार जो है वो उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सोशल मीडिया की बात करें तो पाकिस्तान में एक्स, आपको पता है कि उसके ऊपर एक तरह से पाबंदी लगी हुई है, वो बैन है। गुज़िश्ता बरस फरवरी के महीने से 2024 से अब एक साल से भी ज्यादा का टाइम हो गया है। एक्स की बंदिश के खिलाफ दायर दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर, ये एक्सप्रेस न्यूज रिपोर्ट कर रहा है। और इसके मुताबिक जनाब अब ये 8 अप्रैल को 3 रुकनी लाहौर हाई कोर्ट का बेंच ये दरखास्तें सुनेगा। आप देखते हैं इस पे कब फैसला आता है। एक साल तो हो गया है, साल से एक्स बंद है और हर कोई वीपीएन लगा के इस्तेमाल कर रहा है। हुकूमत भी खुशखबरियां देती है, हुकूमत भी अच्छी अच्छी खबरें शेयर करती है वीपीएन लगा के। दीगर जो ममालिक हैं उनके सरबराहान ममलिकत को हम मुबारकबाद भी देते हैं, सब कुछ करते हैं वीपीएन लगा के। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि कब पाकिस्तान में एक्स बहाल होगा। और इसके साथ साथ कुछ जो दीगर मामलात हैं, जिस तरीके से चीजों को चलाया जा रहा है, चाहे वो पीका का मामला हो, दीगर मामलात हैं, उनके ऊपर कब पेशरफ्त होगी। सहाफती तंजीमें भी कह रही हैं कि ईद के बाद अब उनके इन सारे मामलात पे एहतजाज भी होगा। वो मामला भी अदालतों में पेंडिंग है, देखते हैं कि उसके ऊपर अदालत क्या फैसला करती है। अब अगर सोशल मीडिया के बाद आप पीका पे आ जाएं, सोशल मीडिया पे अगर आप कोई गलत बात करते हैं तो पीका कानून के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। एक चीज वैसे आपको भी देखने की जरूरत है, जो सोशल मीडिया के एटिकेट्स हैं उसको आप भी समझें कि ये नहीं है कि कोई भी बंदा आपको कुछ भी भेज दे और आपको क्योंकि वो अच्छी लग रही है तो आप फौरन वो चीज शेयर कर दें, या किसी को तंग करने के लिए वो चीज शेयर कर दें। पहले थोड़ा सा देख लिया करें, उसकी तस्दीक कर लिया करें, ताकि आपके लिए कोई मसला ना बने। गलती तो हमसे भी हो जाती है, आपसे भी हो जाती है और किसी और से भी हो सकती है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि इन मामलात को थोड़ा बारीकी से देखा जाए और कोशिश की जाए कि ये तो नहीं हो रहा कि कहीं कोई झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, झूठी खबर फैलाई जा रही है, पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है, या दीगर इस तरह के जो मामलात हैं। तो इसमें थोड़ा सा केयर हम सबको भी करने की जरूरत है।
अच्छा जी, सोशल मीडिया के हवाले से जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि ये खबर सामने आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे ही कुछ लिखा एक पुलिस ऑफिसर ने, जिसके बाद जनाब उसके खिलाफ कार्रवाई हुई और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ये सामने आप देख सकते हैं। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी के खिलाफ नाजेबा पोस्ट करने पर गिरफ्तार पुलिस अफसर अदालती हुक्म पर रिहा, और इस पर उनके खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा बनाया गया था। अदालत ने यह कहा कि सेक्शन 63 के तहत मुलजिम सब इंस्पेक्टर इब्रार शाह को रिहा कर रहे हैं। अदालत ने करार दिया कि यह केस नहीं बनता। अब ये एक पुलिस वाला था, उसने कुछ लिख दिया सदर जरदारी साहब के हवाले से, तो उस पर भी केस बन गया और उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। फिर मोअज़्ज़िज़ अदालत ने उसको छोड़ दिया। तो एहतियात करने की जरूरत है। बाकी पीका एक्ट जब से आया है उसमें बहुत सारे मुकदमात हो रहे हैं। अगर इसमें भी अगर आप देखें, ये जो मुकदमा है, मुद्दई मुकदमा के मुताबिक इब्रार शाह की पोस्ट से मेरी और दीगर शहरियों की दिल आजारी हुई। अब इस पुलिस वाले ने पोस्ट किया जरदारी साहब के खिलाफ, लेकिन दिल आजारी किसी तीसरे बंदे की हो गई और उसने जाके मुकदमा करवा दिया। तो ये है कि अगर आप मेरे खिलाफ या कोई तीसरा चौथे के खिलाफ बात करेगा तो छठा बंदा जाके 8वें के खिलाफ मुकदमा कर देगा। तो इस किस्म की सूरत हाल है। पर एनीवे, इन साहब को तो छोड़ दिया गया है। दुनिया न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि जो सेनेटर्स की तनख्वाहें हैं वो बढ़ानी है, उनमें लाखों रुपए का इजाफा होना है, लेकिन वो बिल गालिबन सदर जरदारी ने उस पर दस्तखत नहीं किए। लेकिन अब कोई मैकेनिज्म बनाने की कोशिश की जा रही है और उम्मीद ये है कि ये मामला भी, इसमें जो कानूनी पेचीदगियां हैं वो दूर हो जाएंगी और हमारे जो सेनेटर्स हजरात हैं उनके बेचारों की तनख्वाहों में भी इजाफा हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इजाफा हो जाए, इसलिए कि ये बड़ा मुश्किल है हुक्मरानों के लिए इस मुल्क में, चाहे वो MNA हो जाएं, चाहे वो PTI के सेनेटर हो जाएं, चाहे वो नून लीग के सेनेटर हो जाएं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के सेनेटर हो जाएं। इन सब बेचारों की तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए। बाकी आम आवाम को जितना रिलीफ मिल सकता है हुकूमत देती रहती है, लेकिन इस निजाम के अंदर हमें मेक श्योर करना चाहिए कि ये जो हुक्मरान इशराफिया है इनकी मारात में किसी किस्म की कमी ना आए। अच्छा, जब इदारे आप वो पढ़े ना ममालिक के हवाले से कि मुख्तलिफ ममालिक के अंदर मसाइल क्यों होते हैं और जिन ममालिक के अंदर मसाइल ज्यादा होते हैं वहां पे क्या इशू होता है, उसमें बहुत सारे इश्यूज का, गवर्नेंस का जिक्र होता है, बहुत सारी चीजों का जिक्र होता है। एक उसमें यह भी चीज होती है कि ये जो इदारे होते हैं, और चाहे वो कोई भी इदारा हो, वो सिर्फ अशराफिया के लिए परफॉर्म करते हैं। अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखें, एक परफॉर्मेंस उनकी वो होती है जो 110% होती है और वो परफॉर्मेंस आपको इशराफिया के लिए नजर आती है। आप प्रोटोकॉल पे बैठे हुए पुलिस वालों को देख लें जो किसी बड़े बंदे के साथ जा रहे हैं, वो ऐसे चाको चौबंद होते हैं, ऐसे इशारे कर रहे होते हैं, यूं खड़े होते हैं, इधर खड़े होते हैं, इधर जंप मार रहे होते हैं, ऐसे उनकी गाड़ी आती है। लेकिन आम बंदे के लिए क्या उसी किस्म की आपको नजर आती है तेजी इदारों के अंदर? एक स्पेशल बंदा किसी जगह पे जाए तो पूरा इदारा ऊपर नीचे हो जाता है, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो थाना हो, चाहे वो नादरा हो, उनके लिए तो वो परफॉर्म कर रहा होता है। ये उन ममालिक में मसाइल होते हैं कि जहां पे सिर्फ अशराफिया के लिए इदारे परफॉर्म करते हैं, आम बंदे के लिए इदारे परफॉर्म नहीं करते। फिर इसी वजह से अगर आप देखें, ये सामने खबर है, अब ये खबर कोई इतनी काबिल फख्र तो नहीं है, लेकिन इस खबर में बताया यह गया है कि गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन का खात्मा, IMF के साथ मुज़ाकरात कल शुरू होंगे। अगर आप खबर की थोड़ी सी तफसील पढ़ें, IMF का वफ्द पाकिस्तान में 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात करेगा। अब ये जो 30 महकमे हैं, इनमें से किसी भी एक महकमे के अंदर अगर किसी हुक्मरान का कोई काम हो, यकीन कीजिए वो काम ऐसे होगा। लेकिन अगर आम आवाम का कोई काम हो तो वहां पे जनाब इतने मसाइल होंगे कि वो कभी बंदा इधर बेचारा जाके तंग होगा, कभी उधर जाके जलील होगा। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक IMF ने 2 माह में पाकिस्तान में गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन के खात्मे के लिए दूसरा वफ्द पाकिस्तान भिजवाया है। अब IMF वाले पाकिस्तान में आके पाकिस्तानी इदारों को बताएंगे कि आपने करप्शन कैसे खत्म करनी है, गवर्नेंस कैसे बेहतर करनी है, अपनी कारकर्दगी अवाम के लिए कैसे बेहतर करनी है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि हमारी हालत क्या है, कि महकमे हमारे, वोट हमारा, टैक्स हमारा और ये अफसरान हमारे, लेकिन IMF आके इनको बता रहा है और IMF आके इनको बताएगा कि गवर्नेंस कैसे बेहतर करनी है, आपने अवाम के काम कैसे करने हैं, कैसे करप्शन में कमी लेके आनी है। तो जिन ममालिक के अंदर, रियासतों के अंदर मसाइल होते हैं, वहां पे बड़ा मसला, एक बड़ा ये इंपॉर्टेंट मसला होता है कि जो इदारे होते हैं वो अवाम के लिए नहीं होते, वो सिर्फ अशराफिया के लिए होते हैं और अशराफिया के लिए वो आपको
परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं, चाहे वो कोई इंसाफ का इदारा हो, चाहे वो कोई और इदारा हो। और इसी वजह से फिर IMF आके उन ममालिक में उनको बताता है कि आप अपने इदारे को कैसे बेहतर करें। मेरे ख्याल में ये हम सब के लिए एक लम्हा फिक्रिया है और हमें सोचने की जरूरत है कि चीजें इस नहज पे पहुंच गई हैं कि IMF आके हमें बताएगा कि हमने अपने इदारों को कैसे बेहतर करना है अपनी आवाम के लिए। एक तरफ जनाब IMF आके मुज़ाकरात करेगा और बताएगा कि परफॉर्मेंस कैसे बेहतर करनी है, दूसरी जानिब हुकूमत की परफॉर्मेंस तो टॉप जा रही है, बेहतरीन जा रही है। ये आप देख लें, इश्तिहारात आपको अखबारात में भी नजर आते हैं, हर जगह पे नजर आते हैं, 60 सफ़ों के आपको 7 सप्लीमेंट नजर आते हैं। तो हुकूमत की कारकर्दगी में तो किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। मेरे ख्याल में शायद IMF को कोई गलत फहमी हुई होगी, या फिर वो यहाँ पे आके जो यूगोस्लाविया के महकमे हैं उनके हवाले से वो आके बात करेंगे। हुकूमत की कारकर्दगी तो बेहतरीन है, आवाम को रिलीफ भी मिल रहा है और इधर से बात होती नहीं है, साथ ही उधर इश्तिहारात भी छप जाते हैं। बलोचिस्तान के अंदर जो अख्तर महंगल साहब मार्च कर रहे हैं उसके हवाले से अब बलोचिस्तान हुकूमत ने कहा है कि आप मार्च करें, मार्च करके आप आ जाएं, कोयटा आ जाएं, और कोयटा में अगर आप सरेआब रोड के ऊपर आके बैठ जाते हैं तो ठीक है, आपको जगह दे देंगे, वहां पे आप स्टेडियम में बैठ जाएं। अगर आपने रेड जोन में आने की कोशिश की तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेरे ख्याल में ये एक मुनासिब, जिसे आप कह सकते हैं मिडल वे है। वो ये कह रहे हैं हुकूमत बलोचिस्तान वाले कि ठीक है जी, आप लेके आ जाएं अपना मार्च, अगर आपने आना है कोयटा तक, आप आके इस जगह पे सरेआब रोड पे ये जो स्टेडियम है वहां पे आके आप अपना पीसफुल सिट इन दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने रेड जोन की जानिब आने की कोशिश की तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी और आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। अब अख्तर महंगल साहब के मार्च को रोकने के लिए पहले भी बीच में हुकूमत रुकावटें खड़ी करती रही है, लेकिन उस तरीके से मेरे ख्याल में हुकूमत उतनी मजबूत पोजीशन में नहीं है कि वो बिल्कुल ही उसको रोक दे और आगे ना उनको आने दें और उनको, जिसे आप कह सकते हैं कि बिल्कुल कोई स्पेस ना दें। वहां पे चाहते ना चाहते हुए स्पेस तो मिल गई है और इसमें एक मिडल वे अगर वो हुकूमत भी ऑफर कर रही है और जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनका मकसद भी तो यही है कि वो जो मुतालबात हैं उनको हाईलाइट करना। तो अगर किसी ऐसी जगह पे उनको जगह मिलती है तो उनको वहां पे जाना चाहिए, कम से कम वो लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं होनी चाहिए। और इस वक्त वैसे भी जो बलोचिस्तान के अंदर हालात हैं, इन हालात के अंदर अगर खुदा न खास्ता वहां पे मजीद कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा होता है तो उससे तो मजीद खराबी पैदा होगी। जितने लोग भी ये वहां पे एहतजाज कर रहे हैं, जितने लोग वहां पे जाके तकारीर कर रहे हैं, चाहे वो PTI के लोग हों, दीगर सियासी जमातों के लोग हों, उनका मकसद तो ये है ना कि जी हमने हालात को बेहतर करना है। तो फिर हालात को बेहतर करने के लिए जरूरी है कि कानून के दायरे के अंदर रहते हुए ये सारी चीजें की जाएं। बाकी इस इनिशिएटिव के अंदर जहां पे आपको अख्तर महंगल साहब नजर आते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजर आ रही है, अचकजई साहब नजर आ रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब जिनकी जमात की वहां पे हुकूमत है वो कहीं पे भी आपको नजर नहीं आ रहे। इनको भी तो पॉलिटिकली एंगेज करना चाहिए ना। जमीन पे क्या हो रहा है और पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, मेरे ख्याल में इससे जो तशवीशनाक इस वक्त और कोई चीज नहीं हो सकती है। जो हालात हैं सूबे के अंदर और वहां पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन वो आपको कहीं पे नजर नहीं आते। हाँ, जहां पे इनके मफादात का मसला हो, 26वीं आईनी तरमीम का मसला हो, रात को 3-3 बजे बार बार जाके ये मौलाना से भी मिल सकते हैं, दीगर लोगों से भी मिल सकते हैं, तो यहां पे क्यों नहीं एंगेज कर रहे? इनके तो अपने इत्तेहादी हैं महंगल साहब, जिनसे मिलकर इन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई थी, तो उनको भी एंगेज करें, दीगर लोगों को भी एंगेज करें। लेकिन जिस तरीके से पीपल्स पार्टी का रवैया है वो तो बड़ा हैरानकुन है। उनको आई डोंट नो, उनको इदराक नहीं है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है या ग्राउंड पे क्या नहीं हो रहा है। इस वजह से वो ये सारी चीजें इस तरीके से चला रहे हैं। अगर आप नहरों वाला मामला ही देख लें, उस नहरों वाले मामले पे सदर जरदारी साहब की जेर सदारत वो इजलास हुआ। अब पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि जी आखिरी दम तक जाएंगे, आप हमारे जनाब लाशों के ऊपर से गुजर के ये नहरें बनाएंगे। तो भाई पहले आप कहां पे थे? क्या ये सिर्फ जुबानी जमा खर्चा? अगर आप समझते हैं कि हुकूमत कोई गलत कर रही है तो आप हुकूमत से अलहदा हो जाए। आपको किसने रोका? आप हुकूमत को वोट ना दें किसी भी जगह पे। अगर आप हुकूमत को मनी बिल पे वोट ना दें, बजट पे वोट ना दें, तो हुकूमत वैसे गिर जाएगी। आप ऑपोजिशन में जाके बैठ जाएं, ऑपोजिशन को एंगेज कर लें। लेकिन हुकूमत भी करनी है, 26वीं आईनी तरमीम भी करवानी है, अपने मनपसंद लोगों के नॉमिनेशंस भी देने हैं हर महकमों के अंदर, वो सब कुछ भी करना है, प्रोटोकॉल भी इंजॉय कर दें, लेकिन एट द सेम टाइम ऑपोजिशन की बातें भी करनी है। ऐसे तो नहीं हो सकता। अब जुल्फकार अली भुट्टो साहब की जो बरसी के मौके के ऊपर तकारीर की गई, वो तो ऐसे लग रहा था कि जैसे ये कोई लोग यूगोस्लाविया से आए हुए हैं और उसकी हुकूमत के खिलाफ कोई तकारीर कर रहे हैं। और भाई आपकी अपनी हुकूमत, आप सिंध में आप हुक्मरान, वफाक में आप हुक्मरान, इसी तरीके से पंजाब में आपकी कोalition हुकूमत, हर जगह पे हुक्मरानी तो आपकी है।
तो ये तकारीर आप किसके खिलाफ कर रहे हैं? अपने खिलाफ कर रहे हैं। क्या ऐसे अवाम के शऊर की आप तौहीन कर सकते हैं? अच्छा, उस दिन भी मैंने एक एडिटोरियल भी शेयर किया था डॉन का आपके साथ, और उसमें डॉन भी ये कह रहा था कि सदर जरदारी साहब को अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। अब जरदारी साहब तो तकरीर नहीं कर सके, उनकी तबीयत नासाज थी जिसकी वजह से वो तकरीर नहीं कर सके, और बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि सदर मुमलिकत इसके ऊपर क्या करते हैं, क्या बात करते हैं। वैसे इस बरसी के मौके के ऊपर आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर तो सुनी होगी, मीडिया ने उसको भरपूर तरीके से कवर किया, लेकिन मीर जो मुर्तजा भुट्टो साहब के साहबजादे हैं जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर, उनकी तकरीर ज्यादा उस तरह रिपोर्ट नहीं हुई, उसको मीडिया ने ज्यादा कवर नहीं किया। लेकिन आप जाके जरा सुनिएगा उनकी तकरीर, अगर आप सुने तो उसमें वो ये कहते हैं कि भुट्टो कोई बादशाह नहीं था, भुट्टो आपका खादिम था, मेरा बाप आपका खादिम था, मैं आपका खादिम हूं। फिर उन्होंने जो बात की उसमें आपको लेफ्ट की सियासत की झलक नजर आती है। उन्होंने माइनॉरिटीज की बात की, उन्होंने कहा कि कोई भी पाकिस्तानी है, चाहे वो मुसलमान है या नहीं है, कोई माइनॉरिटी है, हम सब की बात करेंगे। अब पाकिस्तान में इस वक्त अलमिया ये हुआ है कि लेफ्ट राइट सेंटर की कोई सियासत तो रही नहीं। माजी के अंदर जो बड़े बड़े लेफ्टिस्ट बनते थे, अब वो जिस तरह उन्होंने वोट की इज्जत दो वाले बयानिए के साथ अपना लेफ्ट का नजरिया भी जो है वो इस तरह बहा दिया है कि कहीं पे आपको नजर नहीं आता, तो अब तो वो कोई पता ही नहीं चलता कि लेफ्ट की सियासत कौन कर रहा है और राइट की सियासत कौन कर रहा है। लेकिन जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर ने जो बातें की वो एक इंक्लूसिव पाकिस्तान की बात थी, जिसमें माइनॉरिटी की बात भी की गई। बहुत कम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस तरह की बात होती है, और आप सुनिएगा, अगर किसी ने भुट्टो की तकारीर सुनी है तो आप वो जाके गूगल करें या यूट्यूब पे देखें और जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर की तकरीर भी सुने और उनके दादा की तकरीर भी सुने, तो आपको उसमें बहुत सारी एक तरह से झलक भी नजर आएगी, और आपको नजर आएगा कि जनाब मीर मुर्तजा भुट्टो का जो बेटा है, जब वो तकरीर करता है तो वो बड़ा उसमें ना क्रिस्मा नजर आया मुझे। वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी लैक करते हैं फॉर सम रीजन, मैं भी शायद लैक ना करते हो, आप भी दोनों अगर तकारीर सुनते हैं तो सुन के कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा कि जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर की तकरीर में आपको ज्यादा वजन नजर आया, ज्यादा वो सियासी जिसे आप कह सकते हैं मेच्योरिटी नजर आई, या बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर के अंदर। अगर आप सुनते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। पर एनीवे, जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि वो पीपल्स पार्टी जो है, लगता है इस तरह के जमीनी हालात से बिल्कुल वो लाताल्लुक हुए हैं, किसी किस्म की चीज को वो उस तरह अहमियत नहीं देते। और इस नहरों के मामले पे जिस तरह पहले भी मैंने जिक्र किया कि मैंने बात की थी, उसके ऊपर रजा हारून साहब जो हैं, वो किसी ने मेरा क्लिप एक शेयर किया हुआ था ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर, तो रजा हारून साहब ने मुझे टैग करके उसमें एक बात कही। तो जरूरी है कि वो, सिंस उन्होंने मुझे टैग किया हुआ है तो वो ये सामने आप ट्वीट देख सकते हैं, उनका मौकिफ भी मैं आपके साथ शेयर कर लूं। उन्होंने लिखा कि अतर काजमी साहब, ऑफिशियल एंड पार्टी पोजीशन इज क्लियर। उन्होंने कहा कि हमारा जो इसके ऊपर मौकिफ है, हमारा जमात का मौकिफ है, ऑफिशियल मौकिफ है, वो बिल्कुल क्लियर है। हमारी लीडरशिप का मौकिफ बिल्कुल क्लियर है। ये नहरों वाले मामले पे सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने जो उन्होंने खिताब किया था मुश्तरका इजलास से पार्लियामेंट के, उसमें, और मोहतरम चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तवातर से, तसलसल से ये स्टेटमेंट्स दी हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर अवामी फोरम्स के ऊपर भी। और सीएम जो मुराद अली शाह साहब हैं, उन्होंने अपने लेटर के अंदर भी वज़ीर आज़म साहब से ये मामला उठाया है, और सिंध असेंबली की रेजोल्यूशन भी बिल्कुल क्लियर है। तो वो ये कह रहे हैं कि हमारी जमात की लीडरशिप का मौकिफ नहरों के हवाले से बिल्कुल क्लियर है, और इसमें किसी किस्म का कोई इबाम नहीं है। तो यकीनन उनका मौकिफ क्लियर होगा। लेकिन अगर वफाक को इसके ऊपर कुछ कर रहा है, तो वफाक में जो हुकूमत है वो पीपल्स पार्टी के वोटों से बैठी हुई है। तो उसमें जो हमारी छोटी सी हम्बल सबमिशन है वो ये है कि अगर आपके वोटों से बैठी हुई एक हुकूमत कुछ करती है, तो फिर तस्वर तो यही किया जाएगा कि वो आपकी हुकूमत ही कर रही है। आखिर में जी एक छोटी सी खबर अमेरिका से, सदर ट्रंप ने जनाब गोल्ड कार्ड मुतारिफ करवा दिया है। जो भी गैर मुल्की $5 मिलियन यानी $50 लाख अमेरिका लेके आएगा, उसको ये कार्ड मिल जाएगा। $50 लाख में, $5 मिलियन में आप ये गोल्ड कार्ड खरीद सकते हैं। इसको मगरबी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, और दीगर जो पाकिस्तानी मीडिया के अंदर भी एक आधी खबर मैंने देखी थी। लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो $5 मिलियन के ऊपर अपनी रेजिडेंसी दे रहा है। अब दुनिया की वाहिद सुपर पावर, मेरे ख्याल में थोड़ा सा हल्का मुझे लग रहा है ये इकदाम अमेरिकी हुकूमत का। आप क्या समझते हैं कि ये इकदाम जो है
इसलिए कि हम सुनते हैं कि वो जी फलाने मुल्क में आपको गोल्डन वीजा मिलता है, आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अमेरिका जैसा मुल्क जो इस वक्त दुनिया की वाहिद सुपर पावर है, अगर वो $50 लाख के ऊपर रेजिडेंसी दे रहा है और फिर जो ये गैर मुल्की लोग होंगे, अमीर लोग होंगे जो ये रेजिडेंसी खरीद लेंगे, उनकी जो इनकम अमेरिका से बाहर है उसके ऊपर टैक्स वगैरह भी कुछ नहीं होगा। एनीवे देखते हैं कि इससे कितनी रकम आएगी। अभी तक जो फिगर कोट की जा रही है वो ये बताया जा रहा है कि 1000 बंदा तो ऑलरेडी इंटरेस्टेड है और उससे $1 अरब स्ट्रेट अवे आ जाएगा। लेकिन मुझे ये थोड़ी सी अमेरिका की जानिब से इस हरकत में कोई वजन ज्यादा नजर नहीं आ रहा। आपका क्या इसके ऊपर मौकिफ है, जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।